नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन बिहार में बाहर ही बाहर होने वाला है, क्योंकि बजट में बिहार के लिए कई सारी सौगातें दी गई हैं। दरअसल बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और 21,000 करोड़ रुपए के से पावर प्लांट बनेगा। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। हालांकि बजट पेश होने के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई है कि बजट आने के बाद से बिहार में कहीं खुशी है तो कहीं गम। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले बजट आने के बाद जो बयानबाजियां हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। बिल्कुल। हम लोग तो शुरू से कहते थे ना कि हम लोग आशावान हैं, और आज हम लोग बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की, पैकेज देने की व्यवस्था की है। और हम लोग तो शुरू से कहते थे, और हम लोगों की मांग भी यही थी कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अगर उसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो आप विशेष पैकेज दे दीजिए, विशेष मदद कर दीजिए। और ये आज बिहार वासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है। जो आशा थी आप लोगों की पूरी हुई? नहीं, वो तो निराशा हुई है। और ये बजट जो है ये कॉरपोरेट घराने के द्वारा तैयार किया गया बजट है, जिसमें न किसानों का ध्यान रखा गया, न बेरोजगारों को रोजगार देने के दिशा में ध्यान दिया गया, न महिलाओं के लिए, न किसानों के लिए और न मजदूरों के लिए। ये बजट घिसा पिटा बजट है और कॉरपोरेट घरानों को उत्थान के लिए बजट किया गया है। और जो आप कह रहे हैं कि ये मिला वो मिला, कुछ नहीं मिला, जो पहले मिलता रहा। लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितन राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। तो देखा आपने किस तरह बजट के बाद कहीं पे खुशियां हैं तो कहीं पे निशाना साधा जा रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, एलजेपीआर प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी, जैसा कि बिहार के लिए बजट में बाहर ही बाहर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं खुशियां है तो कहीं निशाना साधा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ देर पहले हम थे बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर में थे, जहाँ पे बिहार के तमाम उद्योगपति, उद्योग जगत से जुड़े लोग वहाँ मौजूद थे और हमने उनसे बात भी की थी। और उन्होंने जो एक बात बताई, उन्होंने कहा कि ठीक है, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता तो बिहार के विकास में और रफ्तार मिलती, लेकिन इसके बावजूद जो पैकेज मिले हैं, जो बिहार के लिए जो फंड रिलीज हुए हैं और जो 1 लाख करोड़ का जो यहाँ पे अलग अलग योजनाओं में जो खर्च राशि मिली है, अगर उसका ही इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से होता है, उसको अगर कार्यान्वित किया
जाता है ढंग से तो बिहार के लिए ये जरूरी होगा और बिहार आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो सिर्फ एक बजट में नहीं, बल्कि अगर अगले 2-3 सालों तक इस तरह का बजट अगर बिहार को मिलता रहेगा तो कम से कम जो विशेष पैकेज की जो स्पेशल स्टेटस की जो मांग हो रही थी उससे कुछ हद तक इससे छुटकारा मिल सकता था। वो जो विकास था उसे गति मिल, देखिए बिहार में करीब 3 नेशनल एक्सप्रेस वे का की मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पार्क की बात थी वो बोध गया और आजकल की बात भी उसमें मिली है। अभी कुछ दिन पहले बजट से कुछ दिन पहले बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, उसे बुलाया गया था और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर उन्हें अपना ज्ञापन भी दिया था। तो उसमें कई बातें जो थी जो उन्होंने बताया कि उसमें उनकी मानी गई है, बिहार को जो पैकेज दी गई है उसमें उनकी बातों को भी रखा गया है। दूसरी बात है, देखिए बिहार में हर साल बाढ़ जो आती है, बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित होती है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। तो इस बार ये कहा गया है कि उसके लिए नेपाल सरकार से बात करेंगे, नेपाल सरकार से बात किया जाएगा और उसका जो रास्ता है वो निकलेगा। बाढ़ के लिए भी पैकेज जो देने की घोषणा है वो हुई है, लेकिन ये सिर्फ हर बार होता था कि बात करेंगे नहीं होंगे। वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है। जो बिहार में बाढ़ का जो अस्थायी समस्या था उसके निपटारे के लिए कोई योजना नहीं बनती थी, लेकिन इस बार बताया गया है इसके लिए नेपाल सरकार से बात की जा रही है और नेपाल सरकार से बात होगी। ये एक बातें थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो इंडस्ट्री थे वहां पे उनका ये मानना था कि अगर स्पेशल स्टेटस मिलता तो उस स्टेटस का दर्जा मिलता बिहार को, उससे था कि बिहार जो इतना पीछे है उसको कुछ आगे बढ़ने का जरूर मौका मिलता, उससे कुछ ज्यादा फायदा मिलता। लेकिन फिर भी जो मिला उससे वो खुश नजर आ रहे थे। देखिए ये तो पॉलिटिकल बातें हैं कि विशेष राज का दर्जा था ये आप मांग कर रहे थे, नहीं मिला। लेकिन नीति आयोग की देखिए चुनाव इस बजट के पहले नीति आयोग का जो गठन किया गया, सदस्य बनाए गए हैं, उसमें जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय ललन सिंह को शामिल किया गया, चिराग पासवान को भी शामिल किया गया, जीतन राम अन्य के सहयोगी दलों को भी शामिल कर लिया गया। तो वो भली भांति जानते होंगे कि हाँ इसमें क्या क्या उसमें कठिनाइयां हैं और किन चीजों को लेकर आगे जो नीति बनेगी उसमें क्या होगा। ये मेरे ख्याल से ये है। और देखिए हमारे साथ पैनल में देवेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हैं जो बिहार, इनसे हमें हर साल बजट को लेकर हम लोग तो बात करते हैं, कई सारी जानकारी इसमें स्पेशलाइज है। तो हम चाहेंगे कि हम पॉलिटिकल गेस्ट को लें, लेकिन उससे पहले इनसे थोड़ी सा जान लें कि इस बजट में क्या है बिहार में। जी बिल्कुल जी जी प्रणाम अमिताभ जी और सभा मैम, बहुत बहुत आपको प्रणाम। आज बिहार में बहार है, बिल्कुल सच है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं यहाँ पर जोर देके कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल देखिए डायमेंशन डिफरेंट है सभा अर्थशास्त्र की। एक अर्थशास्त्र का अपना विषय है, इधर गया है बिहार, वहाँ से ये लगता है कि 26,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से 3 एक्सप्रेस वे वो बक्सर से भागलपुर, पटना से पूर्णिया, वैशाली से बोधगया। जब कोई एक्सप्रेस वे बनता है लोग जानते हैं तो इकोनॉमिक सर्कुलेशन होता है, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी मूव करता है, तो इकोनॉमी में हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक सेविंग्स होती है। दूसरा 21,000 करोड़ का जो पावर प्लांट के लिए सभा ने जो अपने स्टार्टिंग में कहा था, कार्यक्रम के स्टार्टिंग में, मैं समझता हूं कि इस वक्त बिहार को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। कारण ये है कि अगर हम बजट इंडेक्स की बात करें, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसके नाते में ये कहना चाहूँगा कि जो टोटल रिसीट है सही से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। कमलेश जी आप अपना म्यूट कर ले जरा, म्यूट कर। विनोद जी आप थोड़ा सा म्यूट कर लेना अपना। धीरज जी को छोड़कर सब म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है कहीं से। जी धीरज जी थैंक यू सो मच सभा मैम और अमिताभ जी कि मुझे मौका दिया। लेकिन मैं यहाँ पर जोर दे के कहना चाहूँगा, देखिए डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक हम लोग देश हैं, यहाँ पर राजनीति अपने हिसाब से चलती है और चलनी भी चाहिए। लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जो मैं बात रख रहा था वो ये थी कि वर्तमान में जो विकसित भारत का जो सपना है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है, हम अगर बात करें बिहार से ही शुरुआत करें तो बिहार जिस तरीके से ले जा रहा है 26,000 करोड़ का जो फंड्स दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल बातों को एक तरफ रख करके अगर सभी लोग सोचें तो इससे पहले तो कभी नहीं दिया गया।
तो 3 एक्सप्रेसवे जब बनेंगे, सवा मैम और अमिताभ कुमार जी। जी, निश्चित रूप से वहां पर जो है ना इकोनॉमी सर्कुलेशन बढ़ेगा, निश्चित रूप से नए रोजगार के साधन बढ़ेंगे और एक जगह से दूसरी जगह, अब आप देखिए कौन कौन से हैं, बक्सर से भागलपुर, कितना बड़ा एरिया बिहार का कवर हो रहा है उस एक्सप्रेसवे में, पटना से पूर्णिया, और अगर मैं बात करूं वैशाली से बोधगया, इन तीनों एक्सप्रेसवे ये दर्शाते हैं कि लगभग बिहार का 80% से ज्यादा हिस्सा इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक दूसरे से अटैच होगा, और ना सिर्फ अटैच होगा, अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें, एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बिहार में नए तरीके के रोजगार के साधन होंगे, नई तरीके की इकोनॉमिक व्यवस्था उत्पन्न होगी। दूसरा, अगर हम लोग देखें 21,000 करोड़ रुपए का पावर प्लांट की बात की गई है, नालंदा के लिए एक विशेष प्रकार से टूरिज्म को बढ़ाने की बात की है। अब जरा समझिए, टूरिज्म से इकोनॉमिक सर्वाइव कैसे होगा, इस बात को मैं अगर यहाँ पे रखूं तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है इस कुल बजट का जो आया है वो 48.21 करोड़ है, और जो नेट जो टैक्स रिसीप्ट है वो 25.83 लाख करोड़ है, और फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% है टोटल जीडीपी का। अब मैं अगर यहाँ पर ये दर्शाऊं कि सरकार क्या रही है, केंद्र सरकार क्या चाह रही है कि 4.9% का जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको घटा करके 4.5% करना चाह रही है आने वाले वर्ष में। तो इस तरीके से बिहार को बूम करना, बिहार की एक अर्थव्यवस्था को पाइपलाइन, जिसको कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन इज द पाइपलाइन ऑफ द इकोनॉमी, ब्लड ऑफ द इकोनॉमी वी कैन से। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से टूरिज्म के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से और एनर्जी सेक्टर्स के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ना सिर्फ बल मिलेगा, आप देखना आने वाले 5 वर्षों के अंदर जिस तरीके से बिहार जो गिना जा रहा है, ठीक है स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, बट स्पेशल पैकेज बिहार और आंध्रा को मिला है, निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल दिनेश जी, फिर आपके पास आएंगे और भी हमारे गेस्ट है। पहले हम एक बार आजू जी आपके पास आएंगे, पहले हम यहाँ पे बीजेपी और रामपुकार जी यहाँ तो उससे पहले हम लोग ले लेते हैं कमेंट कि उनका क्या कहना है बजट पे। विनोद जी। जी आप आवाज नहीं आ रहा कि म्यूट पे हैं क्या? विनोद जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पे हैं आप। विनोद जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं। जब तक के लिए रामपुकार जी आप आपसे जवाब ले लेते हैं, इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, बिहार में कहावत आज बहुत चरितार्थ हो रही है, हर जगह चर्चा है कि बिहार में बहार है और केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। आज जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, वह बजट खासकर बिहार के लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। बिहार में जिस तरह विकास के जो बजट की बौछार की गई है, शायद हम लोग के राजनीतिक जीवन में इतना अच्छा बजट आज तक बिहार के लिए कभी नहीं हो पाया। बिहार में जिस तरह जो एक्सप्रेसवे हर तीर्थ स्थल से, हर पर्यटन स्थल से जो चलने का, एक बनाने का एक अभियान चला है, इसके लिए तो हम एनडीए गठबंधन को, चाहे हम लोग तो सत्ता में हैं, लेकिन विपक्ष को भी, विपक्ष वाले लोगों को भी बधाई देना चाहिए एनडीए गठबंधन सरकार को कि बिहार में जितनी योजनाएं और जिस तरह विकास का पैमाना, आपको एग्जाम्पल दूं कि आप देखिए पटना से पूर्णिया, आज मैं पप्पू यादव जी का बयान को सुन रहा था। अरे पप्पू जी, आज तो आपको बधाई देना चाहिए केंद्र सरकार को, आप पूर्णिया के सांसद बने हैं, निर्दलीय सांसद बने हैं, और पटना से
आज तक आजादी के बाद पटना से डायरेक्ट पूर्णिया के लिए एक्सप्रेसवे का किसी ने कहीं कोई बजट नहीं दिया, लेकिन हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार जिसका यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनके शासनकाल में देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो एक बजट दिया है पूर्णिया के लिए, और आप बातें ऐसी कर रहे हैं, मैं सुन रहा था, मुझे बहुत तरस आ रही थी आदरणीय माननीय सांसद पप्पू यादव जी पर, कि भाई आप बोल रहे हैं, आपको तो बधाई करना चाहिए कि आपके पटना से डायरेक्ट पूर्णिया एक्सप्रेसवे हाईवे से जाइएगा, बहुत कम समय लगेगा। इतना ही नहीं, जो भी आप देखिए राजगीर से बोधगया तक का जो एक्सप्रेसवे का जो बजट आया है उसको देखिए, फिर वैशाली से जो डायरेक्ट दरभंगा तक का जो बजट आया है एक्सप्रेसवे का उसको देखिए। इसके अलावा भागलपुर में पीरपैंती में जो मेगावाट जितनी बड़ी माने पावर प्लांट का जो वहां बजट दिया गया है उसको देखिए। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनकर तैयार होगा उसको देखिए। तो ये बिहार के हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार ने जो सौगात दिया है, यहाँ तक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जितना अच्छा बजट इस बार हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से और तमाम एनडीए गठबंधन की ओर से मैं केंद्र के एनडीए गठबंधन की सरकार को मैं बधाई देता हूं कि इतना अच्छा बजट जो सभी के हितों के लिए और खासकर बिहार को एक विशेष रूप से इस बार के बजट में केंद्रित किया गया है। इसके लिए अब तो हमारे बिहार के यशस्वी और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विकास करने का एक और जो भी छूटा फूटा विकास योजनाएं बिहार के लिए कमी थी उसको पूरा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। और हम सभी लोग हम सभी लोग बिहार के विकास में तत्पर रहेंगे और एनडीए गठबंधन की सरकार को बधाई देते हैं, केंद्र सरकार को, कि बहुत अच्छा बजट हमारे बिहार को मिला। जी विनोद जी, विनोद जी आवाज आ रही है आपको? आपसे छोटा सा टिप्पणी चाहेंगे इस बजट को लेकर, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, निश्चित रूप से हम सबसे पहले बधाई देंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीतारमण जी को कि बजट पूरे देश का पेश हुआ है, लेकिन बिहार को विशेष ध्यान रखा है, विशेष बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। बिहार में चहुमुखी विकास होगा इस बजट से और बिहार की दशा ही बदल जाएगी। अभी जो 3 कॉरिडोर की बात हो रही है, बक्सर पर पुल की बात हो रही है, बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए पहले ही उन्होंने 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पावर प्लांट के लिए कई हजार करोड़ रुपए दिए। काशी कॉरिडोर की तरफ बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर बनेगा, राजगीर में सप्त ऋषि कॉरिडोर बनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीज कॉरिडोर का मुख्यालय होगा। तो आप समझिए कितनी संभावनाएं बिहार में बढ़ेगी, कितनी बेरोजगारी दूर होगी। जो पलायन करते थे मजदूर, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंजीनियर बाहर जाते थे, जो ठेकेदार बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब इतने रोजगार के अवसर पैदा होंगे बिहार में इन कार्यक्रमों से कि पूरा बिहार खुशहाल होगा और हर तरह की संपन्नता आएगी पूरे बिहार में। और निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पक्ष रखा था, प्रधानमंत्री ने उसको ध्यान में रख करके ये बजट बनाया है। तो निश्चित रूप से बिहार वासियों का फर्ज बनता है कि हम बधाई दें वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को। लेकिन दुख होता है कि छोटी मानसिकता के जो हमारे विपक्षी नेता हैं, उनको दर्द हो रहा है कि बिहार को अच्छा बजट क्यों मिला, बिहार को क्यों इतना बजट दे दिया, किस बात का उनको दर्द है। विनोद जी हम लोग सुन लेते हैं। आरजू जी, अब आपने देखा है एनडीए के दोनों नेता यहाँ हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता मौजूद है, आपको क्या लग रहा है इस बजट में? आरजू जी म्यूट पे हैं आप। तब तक कमल कमलेश जी से सवाल ले लेते हैं। हाँ मैम, अच्छा ठीक, सुने, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैं एक शेर से एक शुरुआत करूंगा कि बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये जो भाजपा के प्रवक्ता और जो आपके विश्लेषक और हम पार्टी के जो प्रवक्ता थे, इतनी जो लच्छेदार भाषण दे रहे थे, ये भूल गए थे
कि ये न्यूज 24 के टीवी स्क्रीन पे बैठे हैं। इनको बताना चाहिए कि दवाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, कमाई के लिए, बिहार के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने, मेडिकल के लिए क्या किया, जिस दरभंगा में इन्होंने एम्स दिया था उसके लिए उन्होंने क्या किया है। बिहार प्रदेश का ये बोल रहे थे कि पलायन रुक जाएगा अगर आप एक्सप्रेसवे दे देते हैं, अगर आप पावर ग्रिड दे देते हैं, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से आपको दोनों मिलने चाहिए थे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। विशेष राज्य या विशेष पैकेज ये दोनों चाहिए था, लेकिन ये जो लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश के तर्ज पे आपको बहुत कम मिला है। आप झुनझुना बजाइए और खुश रहिए, अपने कानों को खुश रखिए। मैं इतना ही कह सकता हूं, आप पलायन नहीं रोक सकते, ये मेरा कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं। ना आप पलायन रोक सकते हैं, ना आपने दवाई के लिए कुछ किया, ना आपने बीमारी के लिए कुछ किया, नहीं जो मक्के की खेती जो बिहार में है और प्रमुखता से जो किसान अपना मक्के का खेती जो करता है, आपने उसके लिए कुछ किया। आपने कहीं कुछ भी नहीं किया है। आप ये बताएं कि आप उसके बाद भी इतने खुश क्यों हैं? आपकी तो कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी ना, आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था ना, आप विशेष पैकेज पे, वो भी विशेष पैकेज मिला भी नहीं है, आप उसको दूसरे तरह से जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहां मिला है विशेष पैकेज? आप बताइए तो, आंध्र से, आंध्र के कंपैरिजन में आपको कहां बेहतर मिला? आप अगर एक्सप्रेसवे लेके खुश हैं तो धन्य है महाराज आपके दिल दिमाग को। अरे सबसे आपने शिक्षा के लिए क्या किया? 5 से 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख जो हमारे एजुकेटेड जो लड़के हैं, जो इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद बहुत बड़े लंबे चौड़े संख्या में वो पलायन करते हैं बेंगलोर की तरफ, चेन्नई की तरफ, हैदराबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ, कोटा की तरफ। आपने उस पलायन को रोकने के लिए आपने अपने बजट में क्या किया? आप इसको बताइएगा। आपने गरीब आदमी के इलाज के लिए क्या किया? आप ये बताइएगा। 13 लाख लगभग लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम देके जो है एजुकेशन में लड़के जो है वो जो है निकलते हैं बिहार से, और यहाँ जो सीट है वो सिर्फ 5 लाख है इंटरमीडिएट के बाद। आपने उसको बढ़ाने के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? आप शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, आप चिकित्सा पे बात नहीं कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के पावर ग्रिड और एक्सप्रेसवे पे आते हैं। ये क्या छल नहीं है बिहार के साथ? आप क्या रोकिएगा? आपने कभी बेरोजगार मजदूरों के बारे में बात की, जिसके लिए आप चरणबद्ध तरीके से लगातार बोल रहे थे हमको विशेष पैकेज चाहिए, विशेष पैकेज, विशेष दर्जा चाहिए? कहां मिला आपको कुछ? कमलेश जी, हाँ अमिताभ जी, आपकी नजर में कैसा बजट मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देना बिहार की जनता के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बिहार की जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये कुछ पल के लिए खुशी देना कि हम यहाँ इतना करोड़ का बजट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो इससे बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार आज जिस मुकाम पे आ गया है, बिहार जिस गरीबी के दौर से गुजर रहा है, उससे इस बजट में कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। हम लोग बात करते हैं कि इसमें सरकार की जिम्मेवारी थी कि आम आदमी का जो भी ये था आमदनी उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पे तो कोई बात नहीं हो रही है। बजट में जो है आपको 2020 में न्यू रिजीम लाया गया, जिसमें लगभग 8 करोड़ में से लगभग 6 करोड़ जो है वो अभी पुराने रिजीम में ही अपने आप को रखे हुए हैं। तो ये नया रिजीम लाने का फिर क्या मतलब रहा और क्या फायदा हुआ, इनको समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो खामियां दिख रही है उसको बांटने की जरूरत थी, जो इस बजट में कहीं नहीं दिख रहा है। ये लोग बात करते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगभग हम लोगों को जीडीपी में 8 से 9% का जो है ग्रोथ रखना पड़ेगा बरकरार, तभी हम लोग विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ पाएंगे। तो और इसमें ये लोग क्या करते हैं
कि किसानों के खिलाफ ये हमेशा रहे हैं, युवाओं के रोजगार के खिलाफ रहे हैं, छोटे और मध्यम व्यापारियों के खिलाफ रहे हैं, जो आम इंसान है उसके खिलाफ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी जो बजट आया है, ये इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। अभी जो है 6.5 से 7% तक प्रोजेक्शन ग्रोथ हमारा है, जिसमें आपको चलिए ठीक है। कमलेश जी इसमें थोड़ा सा हम लोग जवाब देंगे। राम को काट दी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग धीरे जी के पास जाएंगे, लेकिन आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए अमिताभ जी, एक हम लोग सीरियल देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वही हम राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी की बात को सुन रहा था। अरे भाई, हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार नौकरी के लिए जमीन किसी का नहीं लिखवाता है। हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार लैंड फॉर जॉब के मामले में क्या मामला है? हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में किसी नेता पर सजावट का कोई मामला नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन में किसी नेता पर किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैं आप जरा सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप बजट पे बात करिए। इतना जान लीजिए कि हम हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार, जो आप बोल रहे थे, सबसे पहले 10 लाख रुपया विद्यार्थियों को, जो छात्र है उसको ऋण मुहैया कराने के लिए 10 लाख रुपया मुहैया कराइए। पहले 5 लाख का बजट था, कितना बजट बढ़ाया गया है? आप इतना बात जान लीजिए कि हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कैंसर की दवा बहुत माने कम रेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इतनी बड़ी सुविधा हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार दे रही है। इतना मैं आपको बतला दूं कि हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार हर क्षेत्र में, इस बजट में प्रत्येक आम जनता तक पूरा व्यवस्था किया है कि हमारी जनता कितना अच्छा ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, पूरे बिहार के किसी भी जिले से प्रदेश मुख्यालय में आने में 2.5 से 3 घंटा समय लगे, लेटेस्ट 4 घंटा समय लगे, किसी भी इमरजेंसी हालत में आ जाए। यहाँ तक कि हवाई अड्डा का, यहाँ तक कि बतला दे आपको कि सड़क का, यहाँ तक मैं आपको बतला दूं कि हर क्षेत्र में पहले बक्सर से आपके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में रिमोट कंट्रोल थे। जब केंद्र में सरकार थी, जिसमें वो मंत्री हुआ करते थे, पूरा रिमोट कंट्रोल। कहां बिहार को इतना बजट दिलवा दिए भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजद के प्रवक्ता से, आपके लालू प्रसाद यादव जी कभी भी केंद्र में मजबूत रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री कभी नहीं बजट दिलवा पाए। हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी बार सरकार बनी है, और बिहार में जो बजट इस बार गया है, यह बिहार का बजट वाकई में आम जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, और हर क्षेत्र में लोगों को अच्छा सुविधा मुहैया होगा, और बिहार हमारा विकास की ओर अग्रसर होगा। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जी आरजू जी 30 सेकंड में अपनी बात आप कर ले, फिर हमको धीरे धीरे पढ़ जाएंगे। ये जिस तरह से मोदी मंत्र का लगातार जो जाप कर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा कि इस 10 सालों में एनडीए सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है तो वो भारतवर्ष में है, और वो आपके सत्ता और शासन में है। आप पहले आईना देख लीजिए इस चीज को, और आप ये बताइए कि बिहार के किसानों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए और बिहार के चिकित्सा के क्षेत्र में आपने इस बजट में क्या किया है। मैं आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं, इंटरमीडिएट में 5 से 5.5 लाख स्टूडेंट जो है अपना परीक्षा देता है, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद जो एजुकेशन, उसके बाद जो है अपना बीए बीएससी करने के लिए वो अदर स्टेट में पलायन करता है। आपने उसका सीट क्यों नहीं बढ़ाया? आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? आपने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया? आपने बिहार प्रदेश को कितने एम्स दिए? और आपने जो चीज कहा था एम्स देने के लिए, वो आपने झूठ बोला था। ये पब्लिक डोमेन में है। बहुत से मीडिया के बंधु गए थे और दरभंगा में जाके एम्स ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको एम्स नहीं मिला। आप बताइए कि किसानों के पलायन को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो फसल पे है, आपने उसके लिए क्या किया? जिसके लिए देश में इतना बड़ा आंदोलन है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार और देश पूरा कृषि प्रधान देश है। आप बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या किया? चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? एक्सप्रेसवे देके आप झुनझुना बजाते हैं तो बजाइए, आपको मुबारक हो, आप झुनझुना बजाते रहिए। आप मोदी जाप ऐसे ही गाते रहिए।
लिख पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? आप उसको रद्द क्यों नहीं करते? आप ये भी बताइए। धीरेश जी, जो बजट आया है आपने उसे देखा, और अभी आरजेडी प्रवक्ता भी कर रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता भी कर रहे थे, आपके हिसाब से उनके सवालों का क्या जवाब है इस बजट में? जी अमिताभ जी, देखिए मैंने अपनी बात के वक्तव्य में कहा था सभी अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। प्रवक्ता का काम है अपनी पार्टी के प्रति, क्योंकि पॉलिटिकल है, राजनीतिक मामला है, जब भी आएगा तो विषय पर बात करेंगे। मैं अपना धर्म श्री कमलेश जी, मैं आपसे विश्लेषक के नाते बस ये जानना चाहता हूं कि आप अपना विश्लेषण करिए कि बिहार में शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में और किसानों के लिए क्या किया गया है। आप इससे भी कुछ बोलिए, मैं चाहता हूं कि आप इससे कुछ बोलिए। नहीं आरजू जी, मैंने इनसे यही कहा है कि आप इनके सवालों का जवाब बजट में किस रूप में देखते हैं, जो इनका काम है जिसके लिए हम इनको पैनल में उठाएंगे। मुझे बोलना चाहिए अमिताभ जी? हाँ बोले। क्योंकि मुझे आरजू जी मुझसे नाराज नहीं होइएगा, मैं तो कोई किसी पार्टी नहीं, आपका काम है बोलना, नाराजगी और नाराजगी से मतलब नहीं। किसी से नाराज नहीं होते, नाराजगी कैसी? आपका बजट में क्या है, बजट के अनुसार आप जवाब देने के लिए आपको बोल। जी देखिए, मैं बजट की बात करूं तो 892 पेज का लगभग इकोनॉमिक सर्वे कल प्रस्तुत किया गया, और मैंने लगभग उसको इसी तरीके से कल रात को अध्ययन किया है, सुबह तक मैंने देखा है। मैं यहाँ पर जोर देके कहना चाहूंगा कि 2024 मैं बात करूंगा, चलिए छोड़िए किसी भी पार्टी का नहीं, किसी भी उसका नहीं, मैं IMF के डेटा की बात करूंगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा। 2024 में हम 3.94 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी के साथ विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। विनोद जी, आप अपना म्यूट कर ले, वहां से काफी आवाज हो रहा है। देखिए, बहुत आश्चर्य होता है हमारे विरोधी, मैंने नहीं कही है उनको, प्रतिपक्ष के साथियों पर, कि वो अपने चेहरे पर ही नहीं चश्मा, अपने अंतरात्मा पर भी चश्मा लगा लिया है। इतना अच्छा काम हुआ, पूरे देश में चर्चा है कि बिहार को विशेष पैकेज मिला, बिहार को विशेष दिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन पूरी तरह से चश्मा को अपने दिल में उतार लिया है, तो नजर कहां से? आप कुछ भी कह लीजिएगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे क्या, विपक्ष के नाते? धीरज जी बताइए। जी बीच में शायद उनका कनेक्शन टूट गया अमिताभ जी। मैं ये बात कह रहा हूं बताइए कि 2024 के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, वो 2024 का कहता है कि 3.94 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमिक कैपिटल साइज के साथ हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं पूरे विश्व में, और हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हैं। ये कोई पार्टी नहीं कह रही है, कोई दल नहीं कह रहा है, ये IMF का डेटा। 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है, और IMF यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है कि $23 ट्रिलियन US$ की अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। पिछले 30 वर्षों में 1990 में अमिताभ जी ने बहुत 1990 में प्रत्यक्ष आय 6,000 रुपए थी। 2023 में सर शिक्षा चिकित्सा किसान, चिकित्सा किसान, आरजू जी मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा, क्योंकि मैं कहीं से तो समझ करूंगा ना चीजों को। उसके बाद में 2,12,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, जो 35 गुना बढ़ गई, और 2047 में जो औसत आमदनी है अगर 8%, क्योंकि सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, सारे अर्थशास्त्री और विश्व की सबसे बड़ी चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, सारे लोग कह रहे हैं कि 8% की अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट के साथ अगर हम बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो होंगे ही। साथ में मैं यहाँ बताना चाहूंगा अपने दो पैनलिस्ट को, इस वक्त जो सब दुनिया की सबसे ज्यादा जिसका अमेरिका नंबर 1, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कोविड-19 धीरेज जी क्षमा चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार को लेकर कि बिहार को इस बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या मिला, और जो अर्जुन खान जी बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बजट में बिहार के लिए क्या खास है। निश्चित रूप से अगर नालंदा विश्वविद्यालय की आज तक किसी ने बात नहीं की थी शिक्षा के लिए अगर, तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय रहा। हमने वहां से बौद्धिज्म पूरे विश्व को दिया।
हमने वहां से भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। कहीं ना कहीं वो नालंदा विश्वविद्यालय विलुप्त था, और नालंदा विश्वविद्यालय जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बिहार की एक शैक्षिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा। समय लगेगा, स्कैटर्ड मैनर। बात हुई कृषि क्षेत्र की, जो 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो शिक्षा और कृषि दोनों को ही प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसा कि हमारे कहा कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। एजुकेशन की बात करते हैं, तो धीरे धीरे करके इसमें समय लगेगा। किसान के लिए ये जो 4 मूल मंत्र दिए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने, गरीब, महिला, किसान और युवा, तो लगभग मुझे लगता है कि ये जो इनोवेटिव इकोनॉमी की बात कर रहा है, और साथ में 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास हेतु स्पेशली एमएसएमईज के ऊपर दिया है। इन सारी चीजों का निश्चित रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था के ग्रामीण अंचल पर तो पड़ेगा ही। और एक्सप्रेस में मैं ये मानता हूँ, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी आपके परिवहन का अर्थ निश्चित रूप से उसके इकोनॉमिक सेक्टर बोलिए अर्जुन जी, बोलिए। और बढ़ेगा। देखिए, ये जो बता रहे थे, जैसे विश्लेषक साहब ने विश्लेषण अपना किया, ये सारे इतने बड़े, आप अगर बड़े ये जीडीपी ग्रोथ करने वाले और दुनिया के बड़े उसमें जाने वाले लोग हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है, और ये चीजें और ये सिगुफा हम 8 सालों से सुन रहे हैं, जब से ये मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है। लेकिन उसके बाद भी देश के में बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? उसके बाद भी गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? उसके बाद भी बिहार का मजदूर पलायन करने पे क्यों तुला हुआ है? उसके बाद भी देश की भारतीय रेल जो है 38 से 40% अपना जो है बढ़ाता है। उसको जो टिकट के दाम है, ये सब दाम है, वो सब बढ़ते हैं। 40% जो है भारतीय रेल में इंक्रीज हुआ है। ये सब अर्थ इतने बड़े आप अगर होते जाते हैं, दुनिया के 5वें अर्थशास्त्र में ये आप दुनिया के 5वीं सबसे बड़े आप उसमें आने वाले हैं, श्रेणी में आने वाले हैं, तो ये सबके बाद ये जमीन पे क्यों नहीं उतरता है? ये जमीन पे क्यों नहीं उतरता है? आप सीधा आप ये बताइए मुझे। आप एक तरह से एक चश्मा लगा के अगर बोल दीजिएगा तो इससे कुछ नहीं होगा। आप बताइए कि गरीब मजदूर का कितना बड़ा, शिक्षा के लिए क्या हुआ? सत्यानाश किया हो, जो शिक्षा का सत्यानाश किया हो, भ्रष्टाचार में विश्व रिकॉर्ड बनाया हो, उसे विकास नजर कहां से आएगा? विकास नहीं हुआ है। मुद्रा लोन किया गया, मुद्रा लोन किसे मिलता है? बेरोजगारों को मुद्रा लोन मिलता है। शिक्षा लोन 10 लाख रुपया कर दिया, किसे मिलेगा? बेरोजगारों को मिलेगा। 1 करोड़ युवकों को 5 साल इंटर्नशिप पे दिया जाएगा। 1 करोड़ युवकों को इंटर्नशिप करने के लिए 5-6 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएंगे। ये बेरोजगारों के लिए नहीं है क्या? क्या मजाक करते हैं आप लोग? 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। 6 करोड़ किसानों के लिए रजिस्ट्री की व्यवस्था की, जमीन रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई है। 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। 1000 बायो रिसर्च सेंटर की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए नहीं है। आप उससे अपना लगा लिया काला आंख पर ही नहीं, अपने दिल पर लगा लिया, अपनी अंतरात्मा पर लगा लिया है। आप लोग बोलते हैं सब है बिहार का विकास, और बिहार के बारे में देश की जनता देख रही है, राज्य की जनता आपको देख रही है। जब मौका मिला तो आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। कांग्रेस के गोद में बैठ करके अपने विशेष राज्य के दर्जा का प्रावधान खत्म कर दिया। आप लोग तो चाहते तो उसी समय विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, लेकिन आपकी नियत गलत थी। आप लोग केवल हर में राजनीति करते हैं। ठीक है विनोद जी। देखिए सभा में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पुनः अवसर दिया। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक बात अपनी जगह रहेगी और वो चलती रहेगी, और चलना भी चाहिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विकास अगर एक ही क्षेत्र में क्यों हो रहा है, या दुनिया में भी हमें ये समझना पड़ेगा कि हम और देश जो विकसित राष्ट्र हैं उनका जो विकास की दर है वो क्या है। आज हम अमिताभ जी इस बात को लाना चाह रहा था, ये शिगुफा नहीं है, ये IMF का डेटा है भाई, ये मेरा डेटा नहीं है, किसी गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनको ये भी एक डेटा बताइए ना सर कि NCRB का डेटा है 2005 से 2000। इनको ये भी बताइए ना भला, अभी 31 मार्च के अकॉर्डिंग इनको ये भी बताइए 2700 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। बताइए, और ग्रामीण विकास के लिए लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या होंगे? गांव के विकास नहीं होंगे? किसानों के विकास नहीं होंगे क्या?
अरे 2.66 लाख करोड़ हो गया किसानों के लिए, भ्रष्टाचार 25,000 गाँव में सड़कें पड़ेगी तो 25,000 विकास नहीं है, किसानों को फायदा नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेंगे। कि आप चश्मा उतार के दिल से ना बोलिए, क्योंकि आप विकास आपके डिक्शनरी में रहा कहाँ है? राजद और कांग्रेस के डिक्शनरी में विकास कभी सुना था? एक्सप्रेस वे हाईवे का नाम क्या? कांग्रेस राजद शासन में एक भी एक्सप्रेस हाईवे बना है? आप लोग तो गड्ढे खोदते थे सड़कों में कि पुलिस ना आ जाए गाँव तक। आप लोग राजनीति करते थे कि पुलिस आ जाएगी, तुमको पकड़ के ले जाएगी, इसकी सड़क की जरूरत नहीं है। विनोद जी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में जो सौगातें मिली है, इसके बाद से कहीं खुशी का माहौल है तो विपक्ष जमकर हंगामा भी कर रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि बजट में जो कुछ बिहार के लिए सौगातें आई हैं, इसका बदलाव बिहार में, इससे बदलाव होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।